Hello everyone. Now student, we have started yesterday the new chapter, that is the chapter number 12, friction, and the same topic that we are continuing today also, that is the force of friction. तो चलो देखते हैं. You saw that if you apply the force along the left friction act along, हमने ये वाला जो देखे थे फिगर नंबर ए, दैट इज फिगर नंबर 12.2 ए एंड बी, कि जब भी हमने किसी बुक को फोर्स अप्लाई किया था तो क्या हुआ था उसमें कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ी थी. फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट. अगर आपने उस बुक को थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके, तो उसमें मैंने एक बताया था कि दोनों सरफेस में, यानी टेबल में भी फ्रिक्शन है और किताब में यानी कि कॉपी में भी फ्रिक्शन है, यानी कि रफ सरफेस है. ठीक है. इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रिक्शन यहाँ से आप अगर अप्लाई कर रहे हो, आप जैसे यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसका लेफ़्ट साइड में उसका अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ से ये इस तरफ से, ठीक है, यानी आगे जाएगी. बुक कैसे जाएगी? आगे जाएगी. अप्लाई तो आपने पीछे से किया, लेकिन बुक कहाँ से जाएगी? आगे जाएगी. ठीक है. So, the friction acts along the left direction. The both cases, the force opposes the motion of the book. यानी दोनों के केसेस में क्या हो रहा है यहाँ पे? Forces opposes the motion of the book. ये हमने पहले पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको ये बता चुका है. ठीक है. The force of friction always opposes the applied force. ये वाला सेंटेंस आपको याद रखने का है. ऑलवेज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स, यानी जहाँ भी हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किया तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन दिखेगा, है ना. चलो, तो ये दोनों भी केस आपने पिछले सेशन में हमने देख चुके थे. ये वाला भी देख चुके थे और ये वाला भी देख चुके थे. ठीक है. चलो हम आगे बढ़ते हैं आज. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book. जैसा मैंने अभी आपको बताया, surface of the book and the surface of the table, है ना. surface of the book and the surface of the table, दोनों में से कोई भी अगर एक स्मूथ है तो वो फोर्स कैसा रहेगा? एक्शन कंटिन्यू रहेगा, है ना. उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, टेबल तो बहुत प्लेन है, स्मूथ है, लेकिन हमको वो दिख पड़ रहा है से, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं, है ना. और बुक का भी सरफेस कैसा है? वो सरफेस प्लेन तो दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं. अगर माइन्यूटली उसको ऑब्जर्वेशन किया जाए तो वो इतना प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है. तो इज़ द फ्रिक्शन द सेम ऑफ ऑल द सर्फेसेस? डज इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस? लेट अस फाइंड आउट. अब यही हमको देखने का है, क्या फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर डिपेंड है या उसके स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. लेट अस फाइंड आउट. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. अभी ये दूसरा टॉपिक हमारा चालू हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. तो एक्टिविटी नंबर यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक्टिविटी 12.2 को हम देख रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन में. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, यानी आपको क्या करने का है, यहाँ पे एक ब्रिक, ठीक है, इसको टाई करने का है एक धागे के अंदर में. ठीक है. अब क्या करेंगे आप? फिगर नंबर 12.3 हम देख लेते हैं. चलो, दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रिंग एंड हाउ दैट वी हैव टाई द ब्रिक. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स. नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. अभी यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस हमको लिया गया है. यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कहाँ कैसे इसको मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय द स्प्रिंग बैलेंस. फिगर नंबर 12.3. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, यानी कि उसको अप्लाई करना. फोर्स अपने आप में इसके ऊपर वजन है, मतलब इसका फोर्स अपने आप में आ रहा है. On the spring balance, and with the brick just begin to the move, it gives you a measure of the force of the friction. ये क्या देगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
वहाँ पे डेवलप होगा। इट गिव्स यू द मेजर ऑफ द फोर्स, यानी जितना उसका वजन है, उसका मतलब उसका जो वजन है, उसका जो वेट है, वही उसका फोर्स है ना, वही उसका फोर्स है। अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो उसका भी तो वजन है, तो मतलब वो अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे ही वो फोर्स कितना अप्लाई किया तो वो कितना उसका वेट है इसके हिसाब से। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, स्प्रिंग बैलेंस को लिया है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। अभी इसको अभी ऊपर रखना नहीं है, हालांकि इसको टांगना नहीं है, वजन करना नहीं, इसको सिर्फ क्या करना है, नीचे टेबल पे रखना है। जैसा ये फिगर नंबर 12.3 में बताया गया है, ये अभी नीचे में रखना है और उसको खींचना है। जब ये स्प्रिंग बैलेंस का हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं एक्टिविटी नंबर 12.2 के हिसाब से। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस। अगर इसके ऊपर में अगर आपने एक पॉलीथीन रैप कर दिया है, ठीक है, इसके अंदर में एक पॉलीथीन रैप कर दिया। पहले तो आपने सादी ईट लिया विदाउट पॉलीथीन, अब क्या करना है, क्योंकि आपने एक पॉलीथीन के अंदर में किया तो ऐसे में तो विदाउट इसमें आप नहीं कर सकते, है ना। विदाउट सपोज मैं फिर से मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि विदाउट इसमें अगर पॉलीथीन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको खींचना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सरफेस तो ब्रिक तो बहुत ही रफ सरफेस होता है, और ये जो टेबल का सरफेस भी थोड़ा बहुत रफनेस है, तो ये ब्रिक आगे नहीं जाएगी अगर इसको आप खींचने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन हाँ, आपको इसका यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई, यहाँ पे मेजरमेंट मिलता जाएगा, तो ये तो जनरली होगी ही नहीं, ये पूरा पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा उसका, फिर भी नहीं होगी। अब इसको क्या करने का है आपको, अब इसको आपको पॉलीथीन अप्लाई करने का, पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ऑफ द अबव टू केसेस, व्हाट एल्स माइट बी द रीजन। अब इसके अंदर में अगर आपने पॉलीथीन उसको रख दिया और फिर बाद में इसको खींचा तो आराम से खींच जाए, क्योंकि सरफेस पॉलीथीन का कैसा है, प्लेन है, और ब्रिक भी आसानी से खींची जाएंगी। और यू कैन मेजर योर, एक्चुअली यू विल मेजर योर द what is the force is applying, what is the force is present in the on the brick, ठीक है। what might be the reason, अब इसका क्या हो सकता है रीज़न। for these differences repeat this activity by wrapping the piece of jute। अब इसके जगह आप जूट बैग अराउंड द ब्रिक कर सकते, तो उसमें और थोड़ा सा स्मूथनेस कम हो जाएगा। what do you observe, तो आप बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक जो आपको दिया गया है स्प्रिंग बैलेंस का, ये क्या है स्प्रिंग बैलेंस, कैसा है इसका स्ट्रक्चर्स, इसका डायग्राम आज हम पढ़ने वाले हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स, जितना उसका वजन है, मतलब उसका फोर्स एक्ट हो रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो उसका वजन होता है, जो उसका वेट होता है, मतलब उसका फोर्स ऑफ एक्शन हो रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग, अंदर में अगर देखें एक कॉइल्ड स्प्रिंग रहती है उसके अंदर में, विच गेट्स स्ट्रेच्ड, वो खींची जाती है जब भी कोई वजन उस पर रखा जाता है हुक में। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर। अब यहाँ पे जैसे स्ट्रेच हुआ उसका जो पॉइंटर, तो क्या हो जाएगा, उसका मेजर्ड पॉइंटर नीचे सरकेगा। एंड मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल, एक ग्रेजुएटेड स्केल मतलब वहाँ मेजरिंग स्केल रहती है, वहाँ पे ग्रेजुएटेड जितना भी उसका वजन होता है, ठीक है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इसके बारे में मैंने बताया था। मैग्नीट्यूड मतलब उसका जितना उसका वजन होगा, उसका अप्लाई फोर्स एक तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो हमें दिख पड़ेगा। तो देख लेते हैं ये डायग्राम कैसा है स्प्रिंग बैलेंस का डायग्राम। देखो इसको स्प्रिंग बैलेंस है, ये यहाँ पे हैंगर है, जिसको हैंग करके आप उसको रख भी सकते हैं। और ये है उसका आपका केस, मेटल केस जिसे हम कहते हैं, मेटल केस है। और ये ग्रेजुएटेड मेजरिंग जिसमें आपको वजन समझता है, ये पॉइंटर, दिस इज़ द पॉइंटर। जब आप यहाँ पे ये हुक में कोई वजन रखते हो तो ये पॉइंटर क्या होता है, उसका फोर्स जितना अप्लाई रहता है तो वो नीचे आता है, फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये 1 kg है। या हालांकि ये जो है ये 1 kg तक के का स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, इसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी की 100 ग्राम की होती है, सिर्फ 100 ग्राम की, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं ये वाले बैलेंस। 100 ग्राम होते हैं, किसी की 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि
1 किलो या बस इसकी कैपेसिटी जो होती है 500 ग्राम तक की होती है। बहुत ज़्यादा ही अगर देख लिए, और वो बड़े स्प्रिंग बैलेंस होते हैं उनकी 10 किलो तक की कैपेसिटी होती है, वो बहुत बड़े होते हैं। तो अभी अब देख रही है इसकी कैपेसिटी अगर हम देखते हैं तो ये इसका है 100 ग्राम, है ना, इसका है इसका 100 ग्राम, ठीक है। तो ये 100 ग्राम की कैपेसिटी है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे आपको 100 ग्राम्स तक की आप इसको मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका हैंगर जिसको आप लटका के सकते हैं, ये मेटल केस, दिस इज द हुक एंड दिस इज द ग्रेजुएटेड स्केल, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंटर। अंडरस्टैंड दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 12.3, अब आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 12.3 में। मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल you may use the wooden board supported by the bricks, ठीक है। you may use the wooden board supported by the bricks। आपको क्या करना है, inclined plane मतलब क्या, सबसे पहले ये समझ लो कि what is the inclined plane। डायग्राम दिख रहा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है inclined plane, ठीक है। ये जो आपने इस प्रकार का एक जैसा आपका एग्जाम बोर्ड होता है उसको ले लिए यहाँ पे और इसके बुक यहाँ पे रख दिए। तो ये जो सरफेस जो उतार जो सरफेस बना है ना, मार्क ए वाला जो सरफेस है वो क्या हो गया, इंक्लाइन प्लेन, और ये जो स्मूथ है ये सीधा है, लेकिन ये जो सरफेस बनाया है आपने दैट इज कॉल्ड द इंक्लाइन प्लेन। अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं। ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑन द टेबल, तो इंक्लाइन प्लेन आपने डेवलप किया। यू मे यूज द वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स और द बुक, जैसा कि अभी हमने देखा था, ठीक है, ये वाला पिक्चर। अब उसके बाद क्या करना है, पुट अ मार्क विथ अ पेन एट अ पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पे जैसे हमने पॉइंट ए को हमने मार्क कर दिया, दिस इज द पॉइंट ए, कोई भी एक सरफेस में वहाँ पे पॉइंट ए मार्क करने का है ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। नोट डाउन द डिस्टेंस, हाउ स्प्रेड द पीस ऑफ क्लॉथ over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth and try to activity again. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मार्क ए कर दिया, यहाँ से पेंसिल रख दिया आपने और उसको छोड़ दिया। तो पेंसिल कैसे होगी, इसके तुरंत उतर के फिर कहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाएगी। सपोज यानी कि जब आपने यहाँ पे कुछ भी सरफेस में कुछ भी नहीं रखा है, सीधा ये वुडन बोर्ड है और ये भी एक आपका टेबल है, तो ये इंक्लाइन प्लेन बन गया आपका। तो ये फोर्स डेवलप होगा यहाँ पे, क्योंकि ये उतार इंक्लाइन प्लेन हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स डेवलप हो गया था पेंसिल में, और पेंसिल कहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी। अब इसी को हम क्या करना है, इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देने का है ना, एक कपड़ा बिछा देने का, लेकिन वो कपड़े के ऊपर में क्या रहेगा, विदाउट एनी, जैसे कि अभी हम फिगर नंबर यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए ये कपड़ा बिछा दिया, यहाँ पे रिंकल्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिंकल, कपड़े में रिंकल नहीं होना, एकदम प्लेन होना। अब फिर से इसको एक्टिविटी को हम यहाँ पे दोहराएंगे, फिर से वो मार्क ए में पेंसिल रखेंगे, अब उसको छोड़ेंगे, तब क्या होगा, क्या पेंसिल उतनी दूरी तक जो पहले गई थी तब गई थी, नहीं, क्योंकि अब सरफेस कैसा है, ये स्मूथ सरफेस था प्लेन, अब ये क्लॉथ का आने से अब क्या हो गया, थोड़ा सा रफ सरफेस हो गया, तो फोर्स में भी कमी आ गई। तो पेंसिल जब तक यहाँ तक जाती थी, अब कहाँ तक जाएगी, सिर्फ यहाँ तक ही जाएगी, है ना। तो यही है, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ द सैंड। अब इसके बाद में क्या करना है, थिन लेयर ऑफ सैंड में रख दी। अब सैंड में तो और रफ सरफेस होता है ना। मेंटेन द टेबल स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। अब सैंड रख देंगे तो क्या, अब कपड़ा निकाल लेंगे और सैंड बिछा देंगे, और बिल्कुल प्लेन, उसको एकदम एक प्लेन सरफेस से सैंड को प्लेन कर देंगे। फिर से यहाँ पे एक पेंसिल रखेंगे और उसको देखेंगे, तो सैंड में देखेंगे तो पेंसिल तो इतने अभी क्लॉथ में यहाँ तक गई थी, पेंसिल सैंड में यहीं तक ही जाके रुक जाएगी। तो इससे हमको क्या समझ में आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, दैट मीन द सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, हमने ये जो सब फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन जो कर, ये सब फैक्टर्स है, दीज आर ऑल द फैक्टर्स, लेकिन मेन हमारा क्या है टॉपिक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझ में आता है हमें कि सरफेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट का भी और वो टेबल का जो आप उसको अप्लाई कर रहे हैं उसका भी। समझ में आ गया। तो बच्चों अभी हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं अपना सेशन आज का, और इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक होगा हम आगे का नए सेशन में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।
Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.